तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल नर्सिंग एकेडमी में। साथियों, आज हम एनाटॉमी का एक टॉपिक मसल जो है एनाटॉमी ऑफ द मसल इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मसल के बारे में जानेंगे। तो मसल इज ए कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू। ध्यान देने वाली बात है, मसल एक प्रकार का एक कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू है, यानी कि ये एक प्रकार का क्या है, इसको कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं, इसको पिचकाया जा सकता है। तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू से मिलकर बनी हुई एक स्ट्रक्चर है। यूज्ड एटीपी फॉर द मेंटेन ऑफ द पोस्चर, प्रोड्यूस मूवमेंट एंड प्रोड्यूस हीट। इसके तीन मेन फंक्शन होते हैं और उन कार्य को करने के लिए जाहिर सी बात है इसको एटीपी की जरूरत होगी। तो वो काम कौन कौन से है? तो सबसे पहले अपना पोस्चर मेंटेन करना। पोस्चर मतलब कोई पोजीशन मेंटेन करना, जैसे कि सिटिंग पोजीशन है तो उसको मेंटेन करने के लिए मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन जरूरी है। और अगर हमें स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा होना है तो उसके लिए भी मसल मेंटेन करती है। दूसरा काम है इसका मूवमेंट प्रोड्यूस करना। जब भी हम चलते हैं, खाते हैं या फिर कुछ भी कार्य करते हैं उसमें हमारा मसल मूवमेंट इन्वॉल्व रहता है और इसके लिए कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, प्रोड्यूस हीट। हीट प्रोडक्शन में भी मसल का बहुत ही बड़ा रोल होता है। बॉडी के अगर हम सरफेस एरिया के हिसाब से बात करें तो मसल ही एक ऐसी यूनिट है जो सबसे ज़्यादा क्या है, हीट प्रोड्यूस करती है। दूसरा, अगर हम किसी ऑर्गन की बात करें या फिर मैक्सिमम हीट की बात करें तो सबसे ज़्यादा हीट लीवर प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में। तो ये नीचे बातें मेंशन की हुई है। उसके बाद अगर हम एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द मसल की बात करें तो सबसे पहले जानने की जरूरत है एम्ब्रियोलॉजी क्या है। तो ये एक मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, एम्ब्रियो की, जो कि कब तक की, और इसके डिसऑर्डर जो कि 2 से 3 वीक तक का जो एम्ब्रियो होता है उसकी स्टडी करते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी एबनॉर्मलिटीज और डिसऑर्डर्स हैं उनकी स्टडी करते हैं, उसे ही एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हुए कुछ आगे हम देखते हैं कि जब इस प्रकार की एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सेकेंडरी oocyte जो कि फीमेल गेमेटोसाइट है उसको स्पर्म जो कि मेल गेमेटोसाइट है इसका फ्यूजन करवाएंगे, यानी फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा जाइगोट, जो कि 0 से 2 वीक का होता है। इस दौरान एम्ब्रियो के अंदर 2 लेयर प्रेजेंट होती है, एक एक्टोडर्म और दूसरी एंडोडर्म जो कि बाई लेयर होती है। फिर अगर हम तीसरे वीक की बात करें तो उसमें फॉर्मेशन होता है थर्ड लेयर, दैट इज मीसोडर्म। मीसोडर्म का फॉर्मेशन याद रखें, इंपॉर्टेंट है, थर्ड वीक में होता है। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ मसल जो होते हैं वो किससे होता है, मीसोडर्मल। देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कंसेप्ट कि जो मीसोडर्मल लेयर से बनी हुई है क्या, हमारी पूरी की पूरी मसल्स, लेकिन किन किन को छोड़कर, ध्यान रखने वाला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक इरेक्टाइल मसल ऑफ द आई, इरेक्टाइल मसल ऑफ द स्किन, इरेक्टाइल पिलाई मसल जानते हैं, जो कि गूज बम्स यानी कि जो रोंगटे खड़े करने के लिए यूजफुल होती है, ठीक है, जो कि एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन से रिस्पॉन्सिबल होती है। तो वो क्या होती है, मिसोडर्म से नहीं बनती है, एक्टोडर्म से बनती है। और एक आपकी आइरिस मसल ऑफ द आई, आई में जो आइरिस मसल है ये दोनों मिलकर किससे बनी हुई है। कंट्रोल के आधार पर बात करेंगे जैसे कि वॉल्यूंट्री या इनवॉल्यूंट्री। वॉल्यूंट्री मसल्स वो मसल्स होंगी जो हमारी स्व इच्छा के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, हमारी इच्छा अनुसार कॉन्ट्रैक्ट होगी। इनमें आती हैं आपकी स्केलेटल मसल्स जो कि हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं, और दूसरी जो इनवॉल्यूंट्री मसल्स जो हमारी इच्छा के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, हमारे नर्वस सिस्टम के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, उनमें आती है आपकी कार्डियक मसल और स्मूथ मसल। तीसरे मसल की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं और इसमें हम बात करेंगे 3 प्रकार की मसल्स होती हैं। एक है आपकी स्केलेटल मसल, दूसरी कार्डियक और तीसरी है स्मूथ मसल। स्केलेटल मसल्स जो होती है वो बोन से ओरिजिनेट होती हैं और बोन से इनका अटैचमेंट होता है। कार्डियक मसल की बात करें तो कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होंगी, यानी इसीलिए इनको मायोकार्डियम कहा जाता है। और ये क्या कह जाती है, हार्ट मसल्स भी इनको बोलते हैं, क्योंकि कार्डियक मतलब भी हार्ट ही होता है। दूसरा अगर हम बात करें तो स्मूथ मसल्स जो होती है ये एक प्रकार की मसल्स होती है जो क्या होती है, इनमें स्टेरिएशन नहीं होता है, और ये विसरल ऑर्गन जो भी सीक्रीशन प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गन है उनमें ये स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होंगी, जैसे कि आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, जीआई ट्रैक्ट हो गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया, यानी यूट्रस और ब्लैडर में प्रेजेंट होगा। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेंशन किया गया लाइट फिलामेंट यानी एक्टिन और प्रोटीन, और आपका डार्क फिलामेंट यानी मायोसिन प्रोटीन, तो ये तो बहुत दीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल की, तो एक मसल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है तो वो यहाँ पर मेंशन की गई है। तो सबसे पहले स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ मसल्स 3 मसल्स हैं।
अगर हम सबसे पहले शेप की बात करें तो स्केलेटल मसल में सिलेंड्रिकल शेप होगा, कार्डियक में ब्रांच और स्मूथ मसल होंगी स्पिंडल शेप। अगर हम बात करें न्यूक्लियस की तो स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड है, कार्डियक मसल यूनी न्यूक्लिएटेड प्लस मल्टी न्यूक्लिएटेड है और आपकी स्मूथ मसल यूनी न्यूक्लिएटेड है। स्टीरिएशन की बात करें तो पहले ही पढ़ चुके हैं, स्केलेटल मसल में प्रेजेंट होगा, कार्डियक में होगा और आपके स्मूथ मसल में नहीं होगा। मायोफाइब्रिल की बात करें तो जिनमें मायोफाइब्रिल है जिनमें स्टीरिएशन है उनमें मायोफाइब्रिल प्रेजेंट होगा, जैसे स्केलेटल हो गया, कार्डियक हो गया। कंट्रोल की बात करें तो हमने पहले ही देख लिया कि आपका स्केलेटल मसल है वह आपके कंट्रोल में रहता है, बाकी की कार्डियक और स्मूथ मसल्स आपके कंट्रोल में नहीं है, इनवॉल्यूंटरी है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो आपके स्केलेटल मसल को सप्लाई करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसीलिए क्या है हमारे डायरेक्ट ब्रेन से अटैचमेंट रखता है, इसके लिए क्या है वॉलेंट्री है, और बाकी दोनों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल रहती हैं, इसीलिए इनवॉलेंट्री है, ऑटोमेटिक काम करती हैं। अगर हम बात करें फटीगनेस थकान की तो आप जानते हैं स्केलेटल मसल क्योंकि हमारे कंट्रोल में है और इनमें लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है, इसलिए इनमें थकावट रहती है। बाकी अगर हम दोनों मसल की बात करें तो अगर कार्डिक मसल में थकावट आ गई तो आदमी मर सकता है, मर ही जाएगा, सकता क्या है। दूसरा है आपके स्मूथ मसल जिनमें नहीं होती है फैटिगनेस। इंटरकैलकेटेड डिस्क होती है, वो सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है आपकी कार्डिक मसल्स में। इंटरकैलकेटेड डिस्क क्या होती है, तो ये एक प्रकार की क्या होती है जॉइनिंग डिस्क्स होती हैं जो कि एक मसल के पार्ट को दूसरे मसल पार्ट से ज्वाइन करके रखती है, ताकि जब भी कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल होगा तो इसमें हार्ट में क्या फटाफट कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, तो इसके लिए क्या होगा कि हमें फास्ट इंपल्स ट्रांसमिशन करवाने के लिए कैलकेटेड डिस्क की जरूरत होगी, जो इंटरकैलकेटेड डिस्क सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होती है, कार्डियक मसल में प्रेजेंट होंगी। दूसरा अगर हम बात करें मसल कंपोजिशन की तो मसल किन किन से मिलकर बना हुआ है, तो एक इसका सॉलिड पार्ट होता है, दूसरा इसका लिक्विड पार्ट होता है। सॉलिड पार्ट 25% योगदान प्रोवाइड करता है और बाकी का 75% लिक्विड पोर्शन। लिक्विड पोर्शन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी है। सॉलिड पार्ट की बात करें तो इसमें दो पार्ट आते हैं, एक ऑर्गेनिक में जितने भी प्रोटीन वगैरह है वो आ जाएंगे, और आपके इनऑर्गेनिक जितने भी आयन वगैरह वो आ जाएंगे। ऑर्गेनिक में मसल प्रोटीन की अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन हो गया, 3 तरह के प्रोटीन होते हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन और एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन। अदर की बात करें तो इनमें कुछ अमीनो एसिड्स लाइक ग्लाइकोजन वगैरह प्रेजेंट होंगे, क्रिएटिनिन होगा, और एक क्या होगा, क्रिएटिनिन क्या है, क्रिएटिन जो है वो है आपका, आप कह सकते हैं कि जो मसल काम करने के बाद में, मसल वर्क करने के बाद में जो एक्सक्रीटा निकालता है वो एक प्रकार का क्रिएटिन है, यानी क्रिएटिन कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो एक्सक्रीटा निकालता है वो एक क्रिएटिन है। और दूसरा अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनमें आपका सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आप जानते हैं कैल्शियम होगा, इसमें क्लोरीन होगा, HCO3 होगा, PO4 माइनस होगा, और ये आपका फॉस्फेट और मैग्नीशियम पोटेशियम वगैरह इनमें प्रेजेंट होंगे। अगर हम नेक्स्ट बात करें मसल प्रोटीन की तो 3 तरह के मसल प्रोटीन होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन जो कि कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा, इसमें मेनली 2 प्रकार के प्रोटीन है, एक है एक्टिन और दूसरा है मायोसिन। दूसरी अगर हम बात करें तो रेगुलेटरी प्रोटीन होंगे जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन को क्या करेंगे, रेगुलेट करके रखेंगी। इनमें आपके मेनली जो प्रोटीन है वो क्या है, एक तो ट्रोपोमायोसिन है और एक ट्रोपोनिन है, ये 2 प्रकार के प्रोटीन इनमें प्रेजेंट होंगे। और तीसरा अगर हम बात करें तो ये आपके प्रोटीन है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो कि मसल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में हेल्प रोल प्ले करती है, और मायोफाइब्रिल के फॉर्मेशन में इसका योगदान होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन किसके फॉर्मेशन में हेल्प करती है, मायोफाइब्रिल के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने देखा मायोफाइब्रिल में फॉर्मेशन में हेल्प करती है, और इसमें डेस्मीन हो गया, टाइटिन हो गया, और ये आपके इसमें डेस्मीन, टाइटिन और एक्टिनिन, वहाँ पर एक्टिन है, यहाँ पर एक्टिनिन है। डेस्मीन, टाइटिन और डिस्ट्रोपिन नाम के प्रोटीन होते हैं जो कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं, और ये क्या करते हैं, मायोफाइब्रिल मसल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, ये क्या है, तो ट्रोपोमायोसिन और जो ट्रोपोनिन है ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि रेगुलेटरी प्रोटीन है, और इसमें अगर हम देखेंगे तो 3 प्रकार के ट्रोपोनिन प्रेजेंट होंगे, एक TPC, TPT और TPI। TPC यानी ट्रोपोनिन सी जो कि कैल्शियम चैनल बाइंडर है, TPI इनिबिटर है, और TPT जो है वो क्या करता है, हम इसकी बात करेंगे। TPC का नॉर्मल लेवल ब्लड में होता है 0.6 नैनोग्राम पर ml। ठीक है, और अगर इसका लेवल 1.5 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा हो जाए तो ये एक इंडिकेशन है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन यानी हार्ट अटैक का। जब ये हार्ट अटैक किसी पर्सन में आया है और उसको पता लगाना, आइडेंटिफाई करना है, तो नॉर्मली 3 घंटे तक इसका लेवल जो है वो बढ़ा हुआ रहेगा, और ये अगर इसका लेवल नॉर्मल तो 0.6 होता है, लेकिन अगर इसका लेवल 1.5 से ज़्यादा आता है ब्लड में तो इसका मतलब है पर्सन को 2-3 घंटे पहले क्या हार्ट अटैक आया है या मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हुआ है। नेक्स्ट
टीपीटी है, टीपीटी का नॉर्मल सीरम लेवल जो है वो 0.1 या 0.2 mg पर डीएल है, और अगर इसका लेवल 0.2 mg पर डीएल से ज़्यादा हो जाए तो वो पर्सन क्या है, वो भी एमआई का शिकार हुआ है। ठीक है, तो ये जनरल था इसमें ट्रोपोनिन के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें मसल की कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो मसल की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इनमें एक होता है एक्साइटेबिलिटी, दूसरा एक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, तीसरा है इसमें इलास्टिसिटी और एक्सटेंसिबिलिटी। क्या क्या होती हैं, तो अगर मैं बात करूं आपके इसमें एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी का मतलब है कि मसल अगर स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करती है, किस प्रक्रिया से मसल अपने अंदर स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करती है, उसे क्या कहते हैं, एक्साइटेबिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी यानी कि एबिलिटी ऑफ द मसल टू कॉन्ट्रैक्ट, मसल किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट कर पाती है, उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। दो प्रकार के कॉन्ट्रैक्शन मेनली दिखने को मिलते हैं, एक आइसोमेट्रिक और एक आइसोटोनिक। आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक का मतलब है कि इसमें मसल की जो लेंथ है वो सेम रहेगी, मेट्रिक का मतलब लेंथ सेम, टोन चेंज होंगी। जैसे कि आपने क्या किया, दीवार को पुश कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप कोई हैवी वेट को अपने आर्म में लिफ्ट कर रहे हो, मतलब कि कोई भार आप उठा रहे हो नॉर्मली, तो उस वक्त आपकी मसल की जो लेंथ है वो तो सेम रहेगी, या आप एक्सरसाइज में यूज़ कर सकते हैं, मसल की जो लेंथ है वो तो सेम रहेगी, लेकिन उसकी जो टोन है वो बढ़ेगी। अब आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि इसमें जो आपकी मसल की टोन है वो सेम रहेगी, इसमें आप फ्लेक्शन रिलैक्सेशन वाला ये प्रोसेस है जिसमें आप आर्म को फ्लेक्शन और रिलैक्सेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगी कि मसल की टोन सेम रहेगी, उसकी लेंथ लंबाई बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब ये है कि मसल को कितना आप खींच सकते हैं, और तब तक खींच सकते हैं जब तक कि वो मसल टियर ना हो जाए, फट ना जाए, तो उस जितना वो खींची जा सकती है उसे हम क्या कहते हैं, द पावर ऑफ एक्सटेंसिबिलिटी। ये भी मसल में होती है। एक होती है आपकी इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्या होती है कि एबिलिटी टू रिकॉइल ओरिजिनल लेंथ, यानी अब मसल अपने ओरिजिनल लेंथ में आ सकती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, द पावर ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये हो गई मसल की कैरेक्टरिस्टिक्स, जितों की कितनी, चार हो गई, एक तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक इलास्टिसिटी, एक एक्सटेंसिबिलिटी, और एक हो गई आपके पास इसमें कौन सी, इलास्टिसिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और कॉन्ट्रैक्टिलिटी, तो एक्साइटेबिलिटी। ये आपकी हो गई चार प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल मसल की, स्ट्रक्चर की, स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम, तो इसमें आपका ये एक स्ट्रक्चर दे रखा है। तो इसमें अगर हम नॉर्मल बात करें तो यहाँ पर आप दिखेगा आपको बोन है, ये हमारी बोन है, ठीक है। बोन जो है, बोन मसल से अटैच है, यहाँ पर हम देख रहे हैं स्केलेटल मसल है चूंकि, तो मसल बोन से अटैच है, तो ये जो स्केल मसल है वो बोन से अटैच है वाया द, किसके थ्रू, टेंडन के थ्रू। याद रखना, जो टेंडन है वो मसल को बोन से जोड़ने का काम करती है, और जो लिगामेंट है वो बोन को बोन से जोड़ने का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर टेंडन प्रेजेंट है जो कि क्या करेगा, मसल को बोन से जोड़ेगा। और अगर हम इसकी, अगर हम स्ट्रक्चर की आगे बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ये मसल मास है, ये मसल मास है, इसके अंदर क्या है, मसल मास प्रेजेंट है, और इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है, एपीमाइसियम है। एपीमाइसियम इसकी आउटर मोस्ट लेयर है, और एपीमाइसियम के नीचे प्रेजेंट है एक लेयर जिसे कहते हैं फेसिया, जिसके अंदर जो कि क्या है, टफ और इलास्टिक कवरिंग है, ठीक है, जो कि शॉक से बचाती है। अगर हम एपीमाइसियम को रिमूव करें, फेसिया को रिमूव करें, तो आपके अंदर एक मिलेगी मसल फाइबर, मसल फाइबर मिलेगा। और ये मसल फाइबर जो है वो किससे बना होता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, स्टेरिएशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर मसल फाइबर जो है, इसकी जो अपर मोस्ट लेयर होती है, यानी जो मसल की सेकंड लेयर है, पेरीमाइसियम दिखेगी, और इसके नीचे क्या है, मसल फाइबर है। अगर आप एपीमाइसियम को हटाओगे या एक मसल फाइबर को बाहर लाओगे, तो इसकी जो अंडर मोस्ट लेयर है वो क्या है, एंडोमाइसियम मिलेगी, और एंडोमाइसियम इसकी इनर मोस्ट लेयर भी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब ये मसल फाइबर जो है वो किसकी बनी हुई है, मायोफाइब्रिल, और मायोफाइब्रिल किसके बने हुए हैं, मायोफिलामेंट्स, और ये मायोफिलामेंट्स आगे जाके किसके बने हुए हैं, आप देख सकते हैं दो प्रकार के यहाँ पर मायोफिलामेंट है, एक लाइट और एक डार्क। लाइट मायोफिलामेंट को हम एक्टिन कहते हैं, और डार्क मायोफिलामेंट को हम मायोसिन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ देख ली है। आगे देखें तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर, अब मसल फाइबर का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर यहाँ पर दे रखा है। इसके अनुसार अगर हम देखें तो ये हमारी क्या हो गई, मसल की आउटर मोस्ट लेयर हो गई, ठीक है, मायोफाइब्रिल की आउटर मोस्ट लेयर हो गई। मायोफाइब्रिल को जूम करें अगर हम, तो ये इसको हम कहते हैं सार्कोलेमा। अब इस सार्कोलेमा के अंदर एक इन्वेजिनेशन प्रेजेंट होता है, एक प्रोट्यूशन प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं टी ट्यूब। अब ये क्या करती है टी ट्यूब काम, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, ठीक है। और ये क्या करेगी, कब करेगी, वो आगे देखेंगे। इसके अंदर एक मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, यानी ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करवाने में हेल्प करेगा। और ये कहाँ से जाएगा और आएगा, टी ट्यूब की मदद से बाहर जाएगा, और टी ट्यूब की मदद से ही अंदर आएगा।
तो ये देखा। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके अंदर प्रेजेंट होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं भाई, ये करते हैं कैल्शियम का प्रोडक्शन, कैल्शियम सिंथेसिस करते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो कैल्शियम की जरूरत होती है वो कैल्शियम कौन निकालते हैं, ये दोनों सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये टी ट्यूब और ये दोनों सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिला के एक ट्राइंगल डेवलप करते हैं, जिसे हम ट्रायड कहते हैं। और इस ट्रायड का डेवलपमेंट किन से होता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखना, दो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक टी ट्यूबुल मिलकर बनाती हैं आपकी ये स्ट्रक्चर, जिसे ट्रायड कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो इसके अंदर एक सार्कोसोम होता है, इस जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसी प्रकार से इसमें सार्कोसोम होता है। और इसमें ये एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर देखो इसमें क्या क्या है, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर एक तो एक्टिन प्रेजेंट है यहाँ पर, उसके बीच में डिस्ट्रोपिन स्ट्रक्चरल प्रोटीन प्रेजेंट है, और उसके बाद आई बैंड प्रेजेंट है। ये हम आई बैंड और ए बैंड बाद में देखेंगे, जो कि लाइट बैंड और डार्क बैंड है, यानी एक्टिन और मायोसिन है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या दे रखा है, मायोसिन फिलामेंट दे रखा है, और यहाँ पर कौन सा प्रोटीन होगा, मायोफाइब्रिल, या फिर आप कह सकते हैं डिस्ट्रोपिन प्रोटीन यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा। तो ये हमने स्ट्रक्चर देखी है मसल फाइबर की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं मायोग्लोबिन, जो मैंने बताया ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन है, ऑटो ट्रांसपोर्ट करता है। और यहाँ पर ये ट्रायड का क्वेश्चन आ गया कि एक आपकी टी ट्रांसफर ट्यूब और दो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिला के क्या बनाती है, ट्रायड बनाती है। नेक्स्ट अगर हम एक मसल में जूम करें तो आप किस प्रकार से मसल को देख पाएंगे, वो यहाँ पर दिखाया गया है कि जब भी आप मसल को जूम करेंगे तो मसल के अंदर होंगे फेसिया, उसके बाहर एक लेयर होती है, यहाँ पर मेंशन नहीं है, वो है पेरीमाइसियम, सॉरी फेसिया है, और फेसिया के अंदर आपको दे रखी है एपीमाइसियम। एपीमाइसियम को जब रिमूव करोगे तो दिखेगा मसल मास, और मसल मास को जब जूम करोगे तो दिखेगी मसल फाइबर, और इसके ऊपर सॉरी ये वो पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम है, पेरीमाइसियम यहाँ पर मेंशन कर देना। पेरीमाइसियम को रिमूव करेंगे तो मसल फाइबर, और उस मसल फाइबर के अंदर आपको मिलेगी एंडोमाइसियम, यहाँ पर उन्हें लिखी हुई है एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम को रिमूव करोगे तो मिलेगी मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल को जब जूम करोगे तो मिलेगी मायोफिलामेंट, और उस मायोफिलामेंट को जब जूम करोगे तो दो प्रकार के आपको बैंड दिखेंगे, एक तो लाइट बैंड होगा, एक डार्क बैंड होगा। लाइट बैंड जो वो एक्टिन प्रोटीन का मिलकर बना हुआ है, और डार्क बैंड आपका मायोसिन प्रोटीन का मिलकर बना हुआ है। अब वापस यही चीज़ वापस लिखनी है, जैसे कि मसल है, मसल के अंदर मसल फाइबर, मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल मायोफिलामेंट, फिर डार्क और लाइट बैंड, एक्टिन और प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। अब एक्टिन जो है उसे हम क्या कहते हैं, आई बैंड, आई बैंड। और ये किस प्रकार का होता है, एक प्रकार का थिन फिलामेंट है। और आपका जो मायोसिन है वो क्या है, डार्क बैंड है, और ये किसका बना हुआ, ए बैंड, और ए बैंड क्या है, थिक फिलामेंट है। ये ध्यान रखना, मायोसिन को कहते हैं ए बैंड, ए बैंड, और साथ ही साथ इसको थिक फिलामेंट भी कहते हैं, डार्क बैंड भी कहते हैं, और इसी के साथ साथ एक्टिन को लाइट बैंड कहते हैं, आई बैंड कहते हैं, और थिन फिलामेंट कहते हैं। ये ध्यान रखना। अब अगर हम इसकी बात करें तो द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ द मसल इज मसल फाइबर। ध्यान रखना, इसमें इसको हाईलाइट किया गया है क्योंकि इसी तरह एक और आगे आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है मोस्ट बेसिक यूनिट जो है वो कौन सी है मसल की, तो वो है मसल फाइबर। ठीक है, और जो मोस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल पूछे अगर हमें, स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल, तो वो है आपकी सार्कोमियर। सार्कोमियर क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, लेकिन जो मोस्ट बेसिक यूनिट है वो कौन सी है, मसल फाइबर। बाकी आगे हम बात करते हैं। द मसल फाइबर इज कवर्ड बाय सार्कोलेमा, बात देख ली हमने, इसी द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द मसल फाइबर सेल, पीछे दिखा, हम पीछे देखा है। मसल फाइबर के अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है, सार्कोप्लाज्म, वो भी देखा है। सार्कोप्लाज्म में क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सार्कोसोम जो कि एज ए कम्पेयर माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है, और मायोग्लोबिन होता है जो कि ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन है। ठीक है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये क्या करता है कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उससे क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करके मायोग्लोबिन क्या करता है कि मसल फाइबर के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो, और ये ऑक्सीजन जो होता है वो एटीपी सिंथेसिस, एटीपी जनरेशन में रोल प्ले करता है, और तभी क्या होती है, सार्कोमियर से क्या निकलेगा, कैल्शियम निकलेगा, कैल्शियम फिर आगे टीपीसी से बाइंड होगा, टीपीसी बाइंड होगा तो पोलरिटी चेंज होगी वगैरह, वो आगे हम देखेंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन की बातें हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, मसल फाइबर साइटोप्लाज्मा कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज मायोफाइब्रिल, यानी मसल फाइबर की जो साइटोप्लाज्मा है उसके अंदर एक थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर, धागा नुमा स्ट्रक्चर होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, मायोफाइब्रिल कहेंगे। और ये मायोफाइब्रिल जो है वो दो फिलामेंट से मिलकर बना हुआ है, दो फिलामेंट यानी दो प्रोटीन, एक तो एक्टिन और एक मायोसिन प्रोटीन का मिलकर बना हुआ है। यानी मसल फाइबर जो है, मसल फाइबर के साइटोप्लाज्मा में मायोफाइब्रिल होगा, और मायोफाइब्रिल जो है वो दो फिलामेंट एक्टिन और मायोसिन से मिलकर बना हुआ है। अब बात करते हैं सार्कोमियर। सार्कोमियर जो है वो एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल है, यानी यह कार्य करवाने का जो काम है वो इसका है, जो अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम है वो सार्कोमियर के थ्रू ही होता है। तो सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल मसल
और ये जो है इसमें दो जेड लाइन भी अर्जेंट होगी, ये आगे स्ट्रक्चर से समझ में आएगा हमें। और ये दो जेड लाइन जो है वो आई बैंड को डिवाइड करेगी। आई बैंड क्या होता है जरा सोच के बताओ, मैंने पीछे बताया आपको। तो आई बैंड होता है क्या, आपका आई बैंड होता है वो होता है एक्टिन थिन फिलामेंट, क्या होता है वो, क्या होता है आई बैंड होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ए बैंड क्या होता है जरा सोच के बताओ। ए बैंड भी हमने पीछे डिस्कस किया है। तो जो आपका ए बैंड होता है वो थिक फिलामेंट होता है, यानी मायोसिन होता है, ठीक है। तो ये ध्यान भी रखना है। जो यानी जेड लाइन जो है वो आपको क्या करेगा, जेड लाइन आई बैंड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। फिर ये ए बैंड जो है वो आपका मायोसिन है, इसको कोई डिवाइड नहीं करेगा, हल्का सा इसमें आई बैंड के साथ प्रोट्यूशन दिखेगा, यानी आई बैंड यानी एक्टिन से थोड़ा ओवरलैप रहेगा। और दूसरी बात करें आई बैंड, तो ये हाफ आई बैंड आर प्रेजेंट, यानी दो हाफ आई बैंड होगा, एक आई बैंड कंप्लीट प्रेजेंट नहीं होगा। क्योंकि ये स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, सार्कोमियर का स्ट्रक्चर है पूरा इसमें। जैसे कि ये एक्टिन है, इसके अंदर देखेंगे हम कि एक जेड लाइन प्रेजेंट होगी। ये क्या है, एक जेड लाइन है। और ये जेड लाइन क्या करेगी, इसको आई बटा टू में डिवाइड कर देगी। और ये आई बटा टू गिनने जाएगा, और इससे ऐसे ही ऐसा एक और आई बटा टू सामने होगा, ये मिलकर बनाएगा आपका सार्कोमियर, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो इसी प्रकार से एक ए बैंड होगा, यानी ये, या आप देख लिया आई बैंड हो गए, ये हो गया आई बैंड। आई बैंड कुछ इस प्रकार से आई बैंड होंगे, आधा यहाँ पर आधा यहाँ पर, और इसके बीच में होगा ये एक ए बैंड यहाँ पर। तो ये क्या हल्का सा ओवरलैप है किससे, एक्टिन फिलामेंट से, तो ये यह बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एच जोन की, तो एच जोन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये आपका जेड लाइन हो गई, ये एक आई बैंड, ये दूसरा आई बैंड, इसी प्रकार से यहाँ पर हो गया। फिर यहाँ पर ये एक मायोसिन, यहाँ पर एक मायोसिन। तो ये जो स्पेस है इन दोनों के बीच में, दो आई बैंड के बीच में जो स्पेस है, इसे हम क्या कहेंगे, एच जोन कहेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा एच जोन। एम लाइन क्या है, तो एम लाइन मायोसिन को जो डिवाइड करती है, यानी ए बैंड को डिवाइड करने वाली एक हल्की सी लाइन होगी बीच में, एच जोन के बीच कह सकते हो आप, तो उसे हम क्या कहेंगे, एम लाइन कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है हमारे पास। इस स्ट्रक्चर में हमें दिख रहा है सब कुछ कि ये स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि आपका क्या है, थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट यानी मायोसिन है, ए बैंड, ये रहा ए बैंड। इसको ओवरलैप कौन कर रहा है, आई बैंड, ये आई बैंड है आपके। अब ये आधा आई बैंड इधर है, आधा आई बैंड इधर है। ये पूरा का पूरा आई बैंड ऐसे था, उसको जेड लाइन ने काट दिया है यहाँ से, और ये भी एक पूरा आई बैंड था, उसको जेड लाइन ने आधा डिवाइड कर दिया है। अब ये फिर सेम ऐसा यहाँ पर आई बैंड है, फिर यहाँ पर ये ए बैंड है, फिर ये आई बैंड है, फिर यहाँ पर ए बैंड है, फिर यहाँ पर वापस आई बैंड है, वगैरह वगैरह चलता रहता है। इसके बाद यहाँ पर हम नीचे देखें तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये जो बीच का हिस्सा है, जो कि दो आई बैंड के बीच का है, उसे हमने क्या कह दिया, एच जोन। और जो ये लाइन इसको डिवाइड कर रही है मायोसिन को, आप देखोगे ए बैंड को डिवाइड कर रही है बीच से, ए बैंड को डिवाइड कर रही है बीच से, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, एम लाइन कहते हैं, एम लाइन, ठीक है। जो कि एच जोन का भी बीच का पार्ट है, क्योंकि एच जोन जो है वो है दो आई बैंड के बीच का पार्ट। अगर हम बात करें ए बैंड, तो ए बैंड है आपका पूरा का पूरा, ये जो मायोसिन है वो ए बैंड है, ये आई बैंड बता दिया, यहाँ आई बैंड बता दिया, ये कंप्लीट हो गया आपकी स्ट्रक्चर। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।